बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान ने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ईरान की जानिब से ऐसा ऐलान सामने आया है जिसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं। किसी वक्त भी ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब सिपाही पासदारान इनकलाब ने अपने तबाहकुन मिसाइलों को तैयार कर लिया। क्या ईरान एटम बम के कोल्ड टेस्ट करने जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए मगरिब, इसराइल और अमेरिका की जानिब से बेपनाह पाबंदियां लगाई गईं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया और ईरान की सिविलियन जौहरी प्लांट्स और दीगर अहदाफ पर फौजी हमला करने के हवाले से भी खबरें सामने आईं। दोस्तों, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को टारगेट किलिंग में शहीद किया गया। हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जो किया जा सकता था कि किसी तरह से ईरान जौहरी ताकत ना बने। दोस्तों, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो इसराइल न सिर्फ ईरान की सिविलियन जौहरी सरगर्मियों से बल्कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल तैयारियों के प्रोग्राम की वजह से भी काफी ज्यादा तशवीश का शिकार है। और दोस्तों, इसराइल की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान भी किया गया कि ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इसराइल फौजी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकता है और उसके लिए खित्ते में जंग का जवाब पैदा करने के लिए इसराइल की जानिब से बारहा शरारतबाजी की जाती रही, लेकिन ईरान तहम्मुल मजाजी से काम लेता रहा। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने बड़े वाज़ेह अंदाज में मोहसिन फखरीजादा की शहादत के मौके पे कहा था कि हम मोहसिन फखरीजादा की शहादत एटम बम बना कर लेंगे। दोस्तों, इसराइल चूँकि इस्लामी जमहूरिया ईरान का अलल इलान दुश्मन है, इसलिए वो ईरान के हाथों में जौहरी बम को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है और उसने दुनिया को इसको रोकने की अपील भी की कि जल्दी करें इससे पहले कि ईरान जौहरी ताकत बन जाए। और दोस्तों, ईरान ने हमेशा कहा कि उसका जौहरी प्रोग्राम खालिसतन पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन उसकी जानिब से यूरेनियम अफसुदगी में इजाफे की कार्रवाइयों ने खतरे की घंटी बजाई। ईरान ने बारहा अमेरिका से कहा कि 2015 के जौहरी मुआहदे में वापस आ जाओ तो ईरान फौरी तौर पर अपने प्रोग्राम को रोक लेगा। दोस्तों, अगर इसराइल को ईरान के तबाहकुन मिसाइलों का खतरा ना होता तो वो 1981 की तरह जिस तरह उसने इराक की जौहरी तंसीबात पर हमला किया था, वो कब का ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला कर चुका होता। दोस्तों, इसराइल ने उस पेशगी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन बाबल में अपने F-35 और F-16 जंगी तैयारों का इस्तेमाल करके इराक के ओसेरिक एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया था। और दोस्तों, इसी तरह सन 2007 में यानी 26 साल बाद उसने ऑपरेशन ऑफसाइड बॉक्स में शाम के साथ भी ऐसा ही किया और देर अज़-ज़ोल के करीबी सहरा में खुफिया प्लूटोनियम रिएक्टर को अपना काम शुरू करने से पहले ही तबाह कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर ईरान के हवाले से है, और दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी खबर ईरान के हवाले से है, उसने मगरबी ममालिक और खुसूसी तौर पर अरब ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज ईरान के एटमी इदारे के सरबराह ने कहा था कि ईरान के पास इस वक्त 16,500 यूनिट तक यूरेनियम की अफसुदगी की सलाहियत मौजूद है। और दोस्तों, आज ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से एक बड़ी एग्जीबिशन लगाई, जिसके अंदर ईरान के महकमा एटमी तवानाई के तर्जुमान ने ऐलान करते हुए बताया कि इराक, जो कि ईरान का जौहरी तवानाई का इदारा है, उनका एटमी रिएक्टर कोल्ड टेस्ट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट बहुत जल्द अपना इंतहाई जदीद तरीन एटमी रिएक्टर का कोल्ड टेस्ट करने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इराक रिएक्टर तेहरान के जुनूब में 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मीडिया पर बताया गया है कि आइंदा कुछ अरसे में एटमी रिएक्टर का कोल्ड टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि साल 2015 के मुआहदे के तहत ईरान ने इराक में रिएक्टर को बंद करने पर रजामंदी जाहिर की थी। ये रिएक्टर तेहरान के जुनूब मगरिब से 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रिएक्टर को भारी पानी की कुछ मिकदार तैयार करने की इजाजत थी और तेहरान उसे दोबारा डिजाइन करने पर काम कर रहा था। ईरानी हुकूमत का कहना है कि वो रिएक्टर में ऐसे आइसोटोप्स बनाएगा जो कि तिब्बी और ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। दोस्तों, ईरान के एटमी टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के ऐलान के बाद इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने का खतरा मोल लेगा? तो दोस्तों, ईरान
افغانستان کی طرح ایک مشکل ترین ہے، اور اس کے علاوہ بھی اسرائیل امریکہ کے بغیر ایران پر فضائی حملے کرنے کی حماقت نہیں کرے گا، اور جو بائیڈن انتظامیہ ایسا کرنے کی قطعاً بھی بے وقوفی نہیں کرے گی۔ دوستو، امریکہ، اسرائیل اور ممکنہ طور پر خلیجی عرب ریاستوں کی طرف سے اپنی جوہری تنصیبات کو لاحق دیرینہ خطرے سے باخبر ایران نے اپنی کچھ تنصیبات کو پہاڑوں کے نیچے زیر زمین لے جانے پر بھی رقم خرچ کی ہے۔ دوستو، اگرچہ ایران کی جوہری صنعت بظاہر سویلین ہے، لیکن وہ فوجی اور سیکیورٹی کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، دنیا کے مختلف دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی تنصیبات ناقابل تسخیر نہیں ہیں، ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ برائے اسٹریٹجک اسٹڈیز اس کا اپنی ایک رپورٹ میں کہنا ہے کہ نتنز میں موجود تنصیبات کو اسٹریک بنکر شکن بمباری سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور 2 بار کے حملے میں وہ تباہ ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلا حملہ شگاف بنانے کے لیے اور دوسرا حملہ اس کے ذریعے فیسلٹیز کو تباہ کرنے کے لیے، یا کم از کم اتنا ہلا دینے کے لیے کہ نازک مشینیں ناکارہ ہو جائیں۔ لیکن دوستو، ایران ایک وسیع و عریض ملک ہے، اور اس کی جوہری تنصیبات ملک کے طول و عرض کی گہرائی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سال پہلے 2012 میں ہی ماہرین نے کہا تھا کہ فرودو، جو ایران کا ایک علاقہ ہے، اس میں یورینیم کی افزودگی کی سہولت ایک پہاڑ کے اندر کم از کم 80 میٹر یا 260 فٹ کی گہرائی میں ہے، اور ممکن ہے کہ این امریکہ کے اسٹریک بنکر بسٹنگ بم بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی ایک اور خدشہ بھی موجود ہے کہ چونکہ ایران ایک طرف ہے اور امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب اس کے خلاف سفراں ہیں، اسی وجہ سے ایران کی تنصیبات پر سائبر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ایران کے پاس بھی ایک انتہائی تباہ کن سائبر حملے کرنے کی ٹیم موجود ہے، جس نے بارہا امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کو ہلا کر رکھا تھا۔ دوستو، جس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتا چلوں کہ ایران نے شامون کے نام سے اپنے جدید ترین مالویئر کو کامیابی کے ساتھ سعودی عرب کی سرکاری ملکیت والی تیل کمپنی ارامکو کے نیٹ ورک میں داخل کر دیا تھا، جس نے 30,000 کمپیوٹرز کو غیر فعال کر دیا تھا، اور سعودی عرب کی تیل کی پیداوار کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی حملے کیے گئے۔ تو دوستو، اگر ایران پر کسی بھی نوعیت کا کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو ایران کے پاس اس کا توڑ بھی موجود ہے، اور ایران اس کا شدت سے جواب بھی دے گا۔ اور دوستو، یہاں پہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے مثبت اشارے دیے ہیں، جس کا ذکر ایرانی میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان حالات میں ایران کی جانب سے ایٹمی ری ایکٹر کے کولڈ ٹیسٹ کے حوالے سے بیان دینا شاید امریکہ کو ایک وارننگ ہے کہ جلدی کر لو، نہیں تو اس کے بعد واپسی کا ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔